हाँ जी, आपने कहा कि 38। वैसे ये 38 पूछने वाले का इलाज होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सीधा सीधा सवाल है। y बराबर हो या x से बिलो हो, वो हमारे ऑप्शन है। पहले में लिखा हुआ है अबव द y, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन तीनों में इक्वल का साइन किसी में भी नहीं है। पहली बात तो ये कि पेपर में जब हम बताएंगे, यहां पर लिखा हुआ है y लेस देन आर इक्वल टू x, इक्वल भी और बिलो भी। किससे? x से। वो कहता है बिलो या ऑन द लाइन, और अगर ये इक्वल का साइन ना होता तो फिर सिर्फ क्या आ जाता? बिलो। ठीक है, तो इसका तो डी ऑप्शन बन रहा है सीधा सीधा। अच्छा, जो पहला सवाल है उसको आपने अभी नहीं करना। जो पहले वाला सवाल है, पहले दो पार्ट आप कर सकते हो, अगर लास्ट दो पार्ट करोगे तो आपके अगले पिछले कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे। वो हो सकता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, लेकिन वो नहीं करना अभी। जब एंड पे रिवीजन चल रही होगी तो फिर मैं एक दफा बता दूंगा। और बताएं, कोई सवाल अगर आपसे नहीं हुआ तो बताएं। बिल्कुल बन सकता है। देखिए ना, ये चीज अगर ऐसे करके आप बनाए तो ये एक ही कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब है एक लाइन, पॉइंट की बात नहीं की उसने। हाँ, कॉर्नर यानी अगर आपने पॉइंट पूछे तो कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। एक पॉइंट से नहीं होगा फिजिबल रीजन, उसके लिए बल्कि एक पॉइंट से भी हो सकता है। ये देखिए ना, अगर ये एक पॉइंट ऐसे करते हैं तो ऐसे, ये फिजिबल ही तो है सारे। शेड करने को फिजिबल रीजन कहते हैं। और 6 लिखा है, 26 देखें। फिजिबल रीजन इज रीजन विच सेटिस्फाई ऑल गिवन कंस्ट्रेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है। रीजन विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जरूरी नहीं होता, बाकियों में भी हो सकता है, हमारे सिलेबस में फर्स्ट क्वाड्रेंट है। रीजन अबव द लास्ट मेंशन्ड कंस्ट्रेंट, नहीं। ऑलवेज बिलो ऑल द, नहीं। रीजन विच सेटिस्फाई, मतलब सबका कॉमन शेडेड रीजन की बात कर रहा है, तो फिजिबल रीजन होता है वही है जो कॉमन शेडेड रीजन। और क्वेश्चन नंबर 6, ये कौन सा सवाल है जिसे अभी तक तैयार है? नहीं, वो मतलब इक्वेशन कैसे बनते, ग्राफ्स थे। अच्छा, इसमें हमने क्या तरीका सीखा था, वो ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं। ये जो लाइन, ये तो 4 4 वाली लाइन है, और ये 2 2 वाली लाइन है। एक ट्रू आ रही है और एक फॉल्स आ रही है। अब सब में साइन तो प्लस का है, इसका मतलब है ये फॉल्स है, और फॉल्स का साइन ग्रेटर देन का होगा। और ये ट्रू है, इसका साइन लेस देन का होगा। ये जो लाइन है पहले वाली, इसमें ये 2 वाली लाइन है और ये 4 वाली लाइन है, क्योंकि 2 कॉमन होकर उधर चला जाएगा, वो 4 हो जाएगा, और यही आंसर है। ठीक है, और अच्छे से सवाल किए हैं ना सबने, तैयारी? चलो मैं स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, स्लोप तो वैसे मैंने अभी बताया ही नहीं, और कल ये बात बताई थी कि स्लोप हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी यहां पर स्लोप फाइंड पढ़ेंगे, हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं करना यहाँ। ठीक है, हम इस्तेमाल करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, वहां पर प्रॉपर एक नहीं कई मेथड है स्लोप फाइंड करने। और कोई सवाल है तो बताएं। 33 वाला सवाल देखिएगा जरा। तो 33 में लिखा हुआ है, a company wants to make a product A which will contain both chemical X and chemical Y. The product must contain at least 1 unit of X
2 यूनिट ऑफ y। पहले तो एट लीस्ट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन और इक्वल टू कम से कम 1 यूनिट x का हो और 2 यूनिट। द कंपनी हैज टू बी केयरफुल द टोटल ऑफ x एंड y इन द प्रोडक्ट मस्ट नॉट एक्सीड 8, मतलब x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 8। कॉस्ट कितनी है? 10 है x की और 2 है y की, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस्ट हमारे पास 10x प्लस और लास्ट में हम लिख देंगे एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, खत्म हो गया सवाल। ठीक होगी बात? और सवाल बताएं। हो गया पूरे? चलें जी। कोई बात अगर आपने पूछनी है तो पूछ लें। सर लेकिन वो नहीं समझ आया कि नेगेटिव प्रॉफिट कैसे, मतलब नेगेटिव वाला जो हम सीन करते हैं। नेगेटिव तो करते ही नहीं है। वो माइनस वाला क्या? वो जो ओरिजिन से मेजर है उसमें क्या करते हैं? वो हमारे प्रैक्टिकली कैसे है, नेगेटिव कैसे। देखिए प्रैक्टिकल लाइन तो कोई भी हो सकती है, लाइन कोई भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि दो चीजों का डिफरेंस इतना है, अब दोनों का जब डिफरेंस लेकर वो टोटल बताएगी ना, तो लाइन तो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स पे पॉजिटिव हो सकता है, वाई पॉजिटिव हो सकता है, एक्स नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव शो करता होता है किसी चीज का कम होना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है ना, वो एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, बस जो सिलेबस में है। प्रैक्टिकली वो भी पॉसिबल है। अच्छा बुक निकाले, मैं आपको कुछ हाईलाइट करवा देता हूं जो आपने करवा दिया, या चले निकाले जरा बुक निकाले, मैं आपको हाईलाइट करवा दूं जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपके स्टिकी नोट्स है ना, इसमें से ये सवाल पेपर में आया हुआ है। उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा लीनियर प्रोग्रामिंग के ओवरऑल स्टेप्स कितने, ये पेपर में सवाल आया हुआ। 6 लास्ट पेज है, पेज नंबर है आपका 109। अच्छा ये इसका मतलब है तो ये बुक से डेफिनेशन, कौन कौन से स्टेप हैं ये जो हम करते हैं ना क्वेश्चन, वो हम कर चुके हैं। पहला स्टेप डिफाइन वेरिएबल, वो जो हम लिखते हैं एक्स और वाई को। दूसरा कंस्ट्रक्ट इन इक्वालिटी, फिर वो हम एक टेबल बनाते हैं जिससे हम इनइक्वालिटी सेट करते हैं। फिर प्लॉट द कंस्ट्रेंट ऑन द ग्राफ। चौथे स्टेप में क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन, दिस इज एन एरिया दैट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई दैट आर पॉसिबल इन द लाइट ऑफ। फिर कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और फिर आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स वाई दैट ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये पेपर में उसने सिर्फ ये पूछा था कि स्टेप हैं कितने, तो कितने स्टेप है? 6। सॉरी, ये भी पूछ सकता है, ये भी अगर वो चाहे तो पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है, छठा स्टेप क्या है, ये पूछ सकता है। तो ये पेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक नजर सारा पढ़ेंगे। ये है तो ये पीछे लिखा हुआ है सारा, यहां से सवाल पेपर में आता है, ये अभी हम करने लगे हैं। अभी आपको नहीं आएगा क्वेश्चन इस पेज में से। ये पेज इंपॉर्टेंट लिखो, ये अभी पढ़ने लगे हम, आज का ये टारगेट है हमारा। न्यू कॉन्सेप्ट टू बी एडेड, ये पहले बुक में नहीं होता था, अब इन्होंने नया ऐड किया तो उसने लिख भी दिया है, तो इस चीज को हम देख भी लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने कोई भी नहीं छोड़ना, जिधर से मिले
हाँ जी, ये चीज मैक्सिमम लिमिट जब हम बनाते हैं ना तो साइन कौन सा होता है, इक्वल टू या लेस देन। और अगर मिनिमम लिमिट बनाएंगे तो साइन कौन सा होता है, इक्वल टू या मोर देन। और यहां से यहां तक अगर आप देखो तो यहां पर वो 6 स्टेप लिखे मिलेंगे आपको। वो जो अभी हम 6 स्टेप की बात नहीं करके आ रहे, ये इस पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए हैं। और ये बात जो हम करते हैं प्रैक्टिकली, ये तीनों जगह, यानी यहां से भी एक आपका एमसीक्यू बन सकता है, यहां से भी बन सकता है और यहां से भी बन सकता है। डिसीजन अबाउट द मिक्स ऑफ प्रोडक्ट शुड बी मेड एंड सोल्ड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये वही बातें हैं। लेकिन अब ना इस पूरे चैप्टर के थ्योरेटिकल इंपोर्टेंस उस एक पेज की वजह से कम हो गई। अब वो सवाल आता ही उस पेज से है। वो जो पेज अभी वो इंपोर्टेंट लिखवाया है ना, उस पेज से सवाल आएगा, उसको मैं आप पूरा डिस्क्राइब कर देता हूं। उसके बाद वो रिडंडेंट और बाउंडेड रीजन हमने लिख लिया था मेरे ख्याल में। yes. बस इसके अलावा कोई चीज इसकी इंपोर्टेंट नहीं है। उस पेज पे चले वापस, गो थ्रू तो पूरा चैप्टर कर लो बेहतर है, लेकिन जो मैंने लिखवाया ये लाजमी कर। अच्छा, ये है सारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज है। इसके कई तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। पहले जागो फिर पढ़ेंगे। सारे जागना जरूरी है, कोई किसी एक आधे बंदे को नहीं कह रहा। मार्जिनल कॉस्ट, जब भी लफ्ज मार्जिनल आ जाए ना, इसका मतलब कई बन जाते हैं। एक नंबर 1 इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या मतलब बनेगा, स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट। अब जिस जगह पर स्लोप आ जाए इसका मतलब होता है चेंज। क्या मतलब होता है, चेंज। तो मार्जिनल रेवेन्यू आ सकता है, मार्जिनल कॉस्ट कहा जा सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहा जा सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, कुछ भी कहा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप एक यूनिट ऐड करोगे वैसे वैसे उस चीज में क्या चेंज आ रहा है इन टोटल, उसे बोलते हैं मार्जिनल। एज्यूम करते हैं हमने 10 यूनिट बनाए, 100 रुपए का खर्चा आया, या 10 यूनिट बेचे 100 रुपया कमाया। अब 11 यूनिट बनाने पे हमारी टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आया, 8 का। दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। दैट इज हर एडिशनल यूनिट बनाने पे जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता जाएगा उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आपने 12 यूनिट बनाए, खर्चा आ गया 115, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट थी 8, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट है 7। हर एडिशनल यूनिट बनाए तो हमारी टोटल कॉस्ट में या एडिशनल कितना खर्चा हमें पड़ेगा उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। और अगर इसको उल्टा देखा जाए रेवेन्यू के केस में, हर नया यूनिट बेचने पे हमारी टोटल सेल में कितना इजाफा होगा, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट की एक डेफिनेशन ये भी है, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 एडिशनल यूनिट परचेज या प्रोड्यूस। 1 एडिशनल, एक 1 बैच भी हो सकता है। हाँ,
10 से 12 की बात ही नहीं करेगा वो, 10 से 11 या 11 से 12, 12 से 13, इस तरह से। तो चेंज इन, इसकी डेफिनेशन अगर आपने लिखनी है तो लिख लें, चेंज इन टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू पढ़ रहे हो तो टोटल रेवेन्यू, यूटिलिटी पढ़ रहे हो तो टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल कॉस्ट कब, ड्यू टू 1 additional unit प्रोड्यूस या परचेज। ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है कि हमने ये देखना होता है, उधर हम मार्जिनल कॉस्ट देख रहे होते हैं, उधर हम मार्जिनल रेवेन्यू देख रहे होते हैं। अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट से, हम कहेंगे अच्छा एडिशनल यूनिट में हमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कम आ रही है, हम बनाते जाएंगे, तब तक बनाते रहेंगे जब तक MR इज इक्वल टू MC ना हो जाए, जब तक MR इज इक्वल टू MC ना हो जाए हम बनाते रहेंगे। और जैसे ये बराबर आ जाएंगे, फिर भी अगर आपने प्रोडक्शन जारी रखी तो नुकसान होना शुरू हो, फिर हमारे कॉस्ट बढ़ जाएगी, रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा। ठीक होगी बात, इकोनॉमिक्स आपको आती है। मार्जिनल कॉस्ट, अब जरा इसकी डेफिनेशन पर फोकस करना, इट इज एडिशनल कॉस्ट अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट या सर्विस। प्रोडक्ट या सर्विस एक ही बात होती है। ये एक डेफिनेशन है, इट इज द एडिशनल कॉस्ट अकर्ड, क्यों अकर होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। The rate of change of cost with respect to number of unit produced is called rate। अब किसी पूरी डेफिनेशन पढ़नी है ना, क्या, रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट, यहां लिखा हुआ ना कॉस्ट मतलब कब, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इज कॉल्ड मार्जिनल का। दो डेफिनेशन होगी। आप में से जो लोग मैथ्स पढ़ के आते हैं ना, ये डेरिवेटिव मार्जिनल होता है, जो हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, किसी को डेरिवेटिव की डेफिनेशन आती है? टाइम के साथ साथ जो चेंजिंग है, नहीं डेफिनेशन बता रहा, डेरिवेटिव की डेफिनेशन। इसलिए तो मैं आई क्या को कहता हूं एग्जाम्पशन नहीं देनी चाहिए। रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो लिखा हुआ ना रेट ऑफ चेंज, ये लफ्ज डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। तो डेरिवेटिव बेसिकली चेंज को ही कहते हैं। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे कॉस्ट में चेंज आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एडिशनल या मार्जिनल। एडिशनल या मार्जिनल, ये दूसरी दो बातें, इसको अलग अलग ही देखते जाओ, दो बातें। मैं इसका पेज का वैसे नोट्स आपको बना के दे दूंगा, ऐसे सीक्वेंस में, ऐसे पैराग्राफ में मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। इट इज डिनोटेड बाय MC, ये तो कोई बात ना हो। मार्जिनल, अब ये बात होगी ना इकोनॉमिक्स की हद तक खत्म होगी। अब आ जाते हैं इसको, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। मार्जिनल कॉस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द cost of producing 1 additional unit of the product या services while considering constraint to the system या optimization of the problem being solved। इसका मतलब क्या है कि तब 1 additional unit बनाएंगे अगर उसके ऊपर कंस्ट्रेंट ना लग रही हो, क्योंकि कंस्ट्रेंट भी तो है ना कि इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते। वो कहते हैं हमने कंस्ट्रेंट भी देखना, तब तक बनाते जाएंगे जब तक वो कंस्ट्रेंट फुलफिल ना हो जाए। जब आप लोग ये ग्राफ बनाते हो ना, तो ये कंस्ट्रेंट है, जब ये लाइन लगाते हो ना, ये लिमिट है कि इससे ऊपर पॉसिबल। उसके बाद इन टिपिकल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द गोल इज टू मैक्सिमाइज या ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कहता है मेन जो काम है ना लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो मैक्सिमम या मिनिमम है। मैक्सिमम किसको करेगा, प्रॉफिट, सेल, प्रोडक्शन, और मिनिमम किसको करेगा, कॉस्ट को। सब्जेक्ट टू सेट ऑफ कंस्ट्रेंट, कहता है इसका मेन मतलब मकसद क्या है,
कंस्ट्रेंट को देखकर मिनिमम या मैक्सिमम करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। फॉर इंस्टेंस अ कंपनी में ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाइल सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट सच एज लेबर, मटेरियल, बजट। मतलब लोग कितने हैं काम करने के लिए, मटेरियल कितना है और पैसे कितने हैं, इन तीनों को देख के फिर वो पहले वो एक कंस्ट्रेंट फंक्शन बन जाएगा। कंस्ट्रेंट क्या होता है, जरूरत ज्यादा है, अवेलेबल शॉर्टेज। उस शॉर्टेज को देखकर हमने ये देखना है कि इस रिसोर्सेज में रह के मैक्सिमम कितना, ये जो हम सवाल करते हैं वो यही काम है। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट इन लीनियर प्रोग्रामिंग। In linear programming, the marginal cost is the rate of change in the objective function with respect to small change in the decision variable. दोबारा सुने, rate of change in objective function due to small change in the decision variable. इसका मतलब सुन ले कि मिसाल के तौर पर वो कहते हैं ना x के हम 5 यूनिट बनाएं, x y पुट करते हैं ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जब 300x प्लस 500y होता है तो हम कॉर्नर पॉइंट पुट कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली ये चीजें जो डिफरेंट ऑप्शन अप्लाई कर रहे होते हैं ना, कि अगर हम x की जगह 5 पुट करें, y की जगह 3 पुट करेंगे, क्या आंसर आएगा। फिर दूसरा कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं, x की जगह 0, y की जगह 10 सपोज, फिर x की जगह 7, y की जगह 0। वो जो कॉर्नर पॉइंट पुट कर रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस, वो कहता है जो चेंज ला रहे हैं ना अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ड्यू टू चेंज इन एनी कंस्ट्रेंट या फंक्शन, इसे क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट इन लीनियर प्रोग्रामिंग, द मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन द, वो डिसीजन वेरिएबल कौन से हैं, एक्स के कितने बनाए और वाई के कितने बनाए। It is derived from the coefficient of the objective function. अच्छा, ये वो जो दूसरा पोर्शन होता है ना उस हिसाब से बता रहा है। हमने तो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम पढ़ा है ना, वो स्लोप थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें आएंगी। कहते हैं it is derived from the coefficient of the objective function, so it is often seen the cost of increasing the production 1 unit of, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग सॉरी रिग्रेशन लाइन पढ़ लिया है ना, तो उसमें ये बात आपने पढ़ ली है। y is equal to a plus bx पढ़ा होगा, पता है b को स्लोप कहते हैं और b को मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट भी कहते हैं, ये भी पढ़ा है। तो बस बात होगी, चलो पढ़ लो आप। इसको एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट कहते हैं, क्या बोलते हैं, एडिशनल कॉस्ट, और एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट ही तो मार्जिनल कॉस्ट होती है। अब सुने, वो कहता है कि ये जो हमारा कोफिशिएंट है ना, ये कोफिशिएंट ही एक्स का कहलाता है ना, ये आपको ये बताता है कि एक्स में क्या चेंज करेंगे कि वाई में कितना चेंज आएगा। वो 1 यूनिट बढ़ाने से वाई 5 बढ़ जाएगा, 1 यूनिट कम करने से, ये पढ़ा था ना। तो वो ये बात एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है कि जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग में जाते हो ना, तो ये जो आपका कोफिशिएंट है ना, ये आपको ये बताएगा कि आप कितना चेंज करोगे तो y में क्या चेंज आ जाए। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है। वो कहते हैं इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज ऑफन सीन एज कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ द गिवन प्रोडक्ट, कि 1 यूनिट चेंज करेंगे तो कॉस्ट फंक्शन में क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या फर्क आएगा। MR, marginal revenue, it is the additional revenue as a result of selling 1 more unit of the product. फिर marginal revenue in linear program, बिल्कुल सेम वही बातें लिखेंगे। When the objective function is linear, marginal revenue is simply coefficient of the decision variable with the product in the, 1 यूनिट के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा रेवेन्यू कितना चेंज हो जाएगा। This is because linear function, the relation between quantity and is constant. ये क्या मतलब है, relation between quantity and revenue is constant। 1 यूनिट बेचेंगे हमें रेवेन्यू 5 रुपए बढ़ेगा, 2 बेचेंगे 10 रुपए बढ़ेगा, 3 बेचेंगे 15 रुपए बढ़ेगा। वो एक फिक्स है, जितने यूनिट कम या ज्यादा करेंगे वो जो कोफिशिएंट है वो हमारा फिक्स होता है, उतनी अमाउंट से
जो y इज इक्वल टू लिखते हो ना a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 5x, तो पता है इसका मतलब क्या है, x में जो चेंज करेंगे y में 5 का चेंज आएगा, और ये फिक्स है। 1 यूनिट के बदले 5, 2 के बाद 10, 3 के बाद 15, 4 के बाद 20, ये फिक्स है। नेक्स्ट होगा दैट रेवेन्यू इंक्रीज बाय अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस। समरी में बातें यही लिखी हुई है, मार्जिनल रेवेन्यू की, मार्जिनल प्रॉफिट की, ये चीज आपने एक नजर पढ़ के आनी है। मार्जिनल प्रॉफिट फिर किसके बराबर होगा, मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल, ये एक नजर आपने पढ़ लेना है। ये आपके जो कल टेस्ट होना है इसमें ये नहीं है, ये वाला पेज नहीं होगा, क्योंकि इस पेज को अभी गो थ्रू करना है आपने, घर जा ये पेज छोड़ के बाकी आपने गो थ्रू करना है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में ये फिर शामिल हो जाएगा। ठीक है, कल मैं मजीद इसको दोबारा कंप्लीट करवा दूँ।